किसी राजनीतिज्ञ के उठ जाने के बाद जहां आम जनता गहरी व्यथा से भर जाती है, वहीं अनायास उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है। यह इतिहास का तकाजा है। मूल्यांकन करना आसान काम नहीं है और यह काम और मुश्किल भी हो जाता है जब किसी राजनीतिज्ञ या नेता या विभूति की मृत्यु भी हाल में हुई हो। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का गए शुक्रवार तड़के एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया और आज शाम को उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। 1902 में मेरठ के नूरपुर जिले में जन्मे चौधरी साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन का आरंभ किया 1931 से। 1937 में वो पहली बार यूपी असेंबली के लिए छपरौली से चुने गए और पहली बार 1946 में उनको यूपी के मंत्रिपरिषद में स्थान मिला, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की हैसियत से। भारत के स्वतंत्र होने के बाद वो कई मंत्रिपरिषदों में रहे और 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के। 1977 में चौधरी साहब दिल्ली में गृह मंत्री होकर आए। उसके बाद वो उप प्रधानमंत्री बने और साथ ही वित्त मंत्री भी, और अंत में प्रधानमंत्री। भारतीय राजनीति में 50 वर्षों से अधिक सक्रिय रहने वाले चौधरी चरण सिंह, जो भारत के एकमात्र किसान प्रधानमंत्री थे, उनके भारतीय राजनीति पर, भारतीय समाज पर और भारतीय लोगों पर क्या असर पड़ा है, ये जानना बहुत जरूरी है इतिहासकारों के लिए, भावी पीढ़ियों को बताने के लिए। चौधरी साहब क्या थे, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, उनकी राजनीति किस तरह की थी, इन सब को जानने के लिए हम आपको उन लोगों के पास ले चलें जिन्होंने चौधरी साहब को लंबे अरसे तक देखा है, जाना है, सुना है और सबसे बड़ी बात, अच्छी तरह से पढ़ा है। He was a man of strong likes and dislikes. What I was most impressed was about his intellectual capability and the strength of his argument in respect of the field of analysis that he has chosen to concentrate on, namely agriculture and the reorganization of the rural society. That is probably why he was able to stand up to Nehru and expose the Mahalanobis plan, which at that time was fashionable with the Indian intellectuals. He pointed out the internal contradictions of the plan, not only in its neglect of agriculture, but almost its really declaring war on the rural society. He became popular with the peasant masses, and on the strength of that, he rethought his ideas, refashioned his ideas to make them more concise and precise and relevant. His contribution to the thinking about agriculture will remain lasting, but I think more important, if Indian rural side is to be, which is Indian rural side which is now convulsive, if it is to be really brought to peace and balanced development, you cannot really ignore the ideas of Charan Singh. गांधी ने गांव उठाया था, गांधी ने शहर का मध्यम वर्ग भी उठाया था। चौधरी साहब ने भले ही शहर के मध्यम वर्ग के लोगों ने उनको पूरा न समझा हो, लेकिन गांव के लोगों ने, खेती करने वाले लोगों ने उन्हें पूरा समझा और उनके साथ हो चले उत्तर प्रदेश में खासकर, और हल्के हल्के सन 70 के बाद बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में। इन सब बातों का प्रभाव यह हुआ कि राजनीति में ग्रामीण दृष्टि प्रभावी होने लगी। दूसरी बात, आर्थिक नीति में भी रह रहकर वो सवाल आने लगे और 5 वर्षीय योजनाओं में आप देखिए तो वो बात और जोर से लिखी जाने लगी, भले ही करने में कुछ कोताही और कमी रही हो। I also found his views on rural uplift somewhat antiquated. They were largely Gandhian. In village self-sufficiency, he was strongly against industrialization of this country. I think he was out of tune with the times to that extent. अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और
अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। He was also a man of enormous reading. Had read many books. In fact, his liking for me came across because he felt I was an intellectual. I had also read many of the books that he had read. The people who came to visit him often did not know what he was talking about because they were from the villages who brought him day-to-day problems. But the intellectual problems which he was very much concerned with, despite his simple-looking exterior, made him take a liking for me, and we have discussed many books. किताबें पढ़ते थे 2 किस्म की। एक किताब तो जिसका के हिंदुस्तान की राजनीति से जितना ज़्यादा नहीं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी से ताल्लुक़ हो, एग्रीकल्चर के बारे में कि हिंदुस्तान में कॉटेज इंडस्ट्री बने, ये बने। क्योंकि आपको याद होगा पुराने वक्तों में जो सबसे पहली किताब लिखी उन्होंने, वो लिखी थी कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर, और ऐसे हालात में लिखी, शायद आपको पता हो कि अच्छा हिम्मत बड़ी थी शख्स में। इतनी हिम्मत तो आप राजनीतिक आदमियों में ढूंढ ही नहीं पाएंगे। देखिए पंडित नेहरू जैसे बड़े आदमी, उन्होंने अपनी AICC के सामने रेजोल्यूशन रखा कि भाई कोऑपरेटिव फार्मिंग मुल्क में होनी चाहिए। चाहे चरण सिंह बेचारे छोटे आदमी, 1953 की बात है ये, वो खड़े हो गए, 45 मिनट बोले और ये साबित किया कि देखिए हिंदुस्तान का जो किसान है, चाहे थोड़ी ज़मीन है उसके पास, लेकिन आप उसको मजदूर बना के ना रखिए, आप उसको, ज़मीन है उसकी अपनी, वो काश्त करेगा, पैदा करेगा जो करेगा। और यही नहीं कि उसकी जहनीत ऐसी है और मजदूर बन के काम नहीं कर पाएगा वो, बल्कि ये साबित किया कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी पैदावार अच्छी हुई है, कोऑपरेटिव फार्मिंग से नहीं हुई। जहाँ पर के अपनापन है खेती में और काम में, वहाँ ज़्यादा होता है। 45 मिनट बोले, उसका असर ये पड़ा। पहली बात तो ये कि देश के किसी हिस्से में कोऑपरेटिव फार्मिंग बनी ही नहीं। नेहरू साहब को दोबारा खड़ा होना पड़ा और दोबारा बात कहनी पड़ी अपनी, लेकिन इसके बावजूद ठीक है, रेजोल्यूशन तो उनका पास हो गया, हुआ कुछ नहीं उसके ऊपर। मगर चरण सिंह साहब के लिए की जिंदगी में एक मोड़ आ गया। कुछ लोग अक्सर उन्हें एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधि मानते रहे हैं। इससे चौधरी साहब को बहुत तकलीफ होती थी। उनके आलोचकों का मत यह था कि चौधरी साहब का प्रभाव उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों तक सीमित था। इन्हीं आलोचकों का यह भी कहना था कि चौधरी साहब का दक्षिण के ग्रामीण इलाकों में कोई भी प्रभाव नहीं था। I had written some articles criticizing him which had made him unhappy. In one of them I had described him as the true heir of Sir Chotu Ram, who you may recall had led this movement against money-lending communities in the Punjab and Haryana, and was also somewhat narrow-minded in his championship of the Jat community against the others. Well, we began the dialogue by his saying, "You criticized me as being a Jat and champion of the Jats." He said, "I am a Jat, but I have no caste prejudice whatsoever." He mentioned some relations of his who were non-Jats. He said, I hope to represent the agricultural communities of this country, including Gujars, Ahirs, and others who derive their sustenance from the land, like weavers. Now, that may have been so as far as he went, because he claimed to be a leader of the Kisans all over the country. But there's no doubt that his own influence was largely restricted to Western UP and Haryana. Chaudhry Saab's involvement with the farmers kept him tied down to UP for a long time. And he came to Delhi very late in his life. He came in 1974, essentially when the Bharatiya Lok Dal was formed. We began talking in terms of national problems, and in 1977 he became Home Minister. And while as a finance minister, he did benefit the farmers of Andhra and Tamil Nadu when they came to him with problems.
And that is why even my tours today, although the Lok Dal is not strong in the southern states, the farmers are ready to help the party if somebody would go and organize. He did make an attempt after 1980 to extend the party's influence to the south. He held the national executive meeting in Bangalore and he tried to give importance to people from the south. I think his critics tried to make out that he was not motivated in anything except a Jat village in Meerut. He hated that image. He kept telling me that this is prejudice. In fact, in his behavior with me or anyone else, he never showed any caste prejudice or regional prejudice. 1979 में चौधरी साहब जब भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना बजट पेश किया। इस बजट की बहुत आलोचना हुई और उनके आलोचकों का मत यह था कि इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनके आलोचक ये भी कहते थे कि यह बजट जहां ग्रामीणों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था, वहीं शहरी लोगों के प्रति अन्यायपूर्ण। 1811 करोड़ रुपए कृषि और ग्रामीण विकास, 1488 करोड़ रुपए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, 254 करोड़ रुपए उर्वरक पर उत्पादन शुल्क में 50% की कटौती, 80 करोड़ रुपए ग्रामीण जलपूर्ति के लिए, 2466 करोड़ रुपए बिजली उत्पादन के लिए, 285 करोड़ रुपए 25,000 और गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए, 117 करोड़ रुपए अनुसूचित जातियों और पिछड़ी हुई जनजातियों के कल्याण कार्यों के लिए, 84 करोड़ रुपए प्रौढ़ शिक्षा, 190 करोड़ रुपए गंदी बस्ती सुधार, 622 करोड़ रुपए तेल की खोज और विकास। Looking to the hikes made in excise duties, the overall effect will be inflationary and will react adversely on the consumer price index. लोगों ने बहुत गालियां दी इनको बजट के बारे में। उन्होंने एक बार मैंने उनसे कहा, चाचा साहब क्या किया आपने, गजब किया आपने, ये लगा दिया टैक्स, वो लगा दिया। कहने लगे भाई तुम शहर में रहे हो, तुम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हो, गांव के आदमी कितने इस्तेमाल करते हैं इसको, या गरीब आदमी कितने इस्तेमाल करते हैं। कहने लगे तुम झुग्गियों में जाके देखो, उनमें से कितने आदमी वो टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, कितने आदमी और जो आप शहर के। दिक्कत ये थी चौधरी साहब की कि वो गांव की जिंदगी को बना करके अपना उसी से चलते थे आगे। और इंडस्ट्री के बारे में वो कहा करते थे कि इंडस्ट्री खोलो, मगर उस चीज की जिसको आम आदमी नहीं बना सकता। आम आदमी जिस चीज को बना सकता है उसको बनाने दो। अब मैं नहीं कहता कि ये चीजें कोई टैक्स बहुत बड़ा उससे टैक्स निकला था। सच बात तो है कि 16 करोड़ रुपया के करीब शायद सारा टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी। लेकिन चौधरी साहब ने अगर इन पर लगाया तो क्या ये बात सच नहीं है कि भारत के 80% लोग अभी भी टूथब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो क्या 20% लोगों ही का ध्यान करके सब फैसले लेने होंगे क्या? बेबी फूड क्या गांव के 10% भी लोग पा रहे हैं क्या? भारत 84% गांव में रहता है, आबादी वहां है, तो किस आबादी के लिए किया जाए? That he was only focusing on one aspect, one region, and to some extent only one section of the society. Well, I explained to him what I meant. I don't know whether he was convinced or not, but that was his contradiction. He could not see beyond his focus on the rural economy. Now, the other side of the picture is that if the rural-urban dichotomy has to be broken, then the new plans have to take into account what was missing, what was there in the Charan Singh model and what was not there in the Maulanas model. And we have to combine the two to make as the basis or the foundations of a new society. चौधरी चरण सिंह जी ने बात की गांव की, इसलिए नहीं कि वो किसी दूसरे से घृणा करते थे। असल सवाल वहीं से है, जड़ सुधरेगी तो पत्ते हरे होंगे, फल लगेंगे और देश खुशहाल बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय मसलों की पेचीदगियों के बारे में उनकी समझ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काफी बहस हुई है। चौधरी साहब के आलोचकों का मत यह था कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बारीकियों को वो समझ पाने में समर्थ नहीं थे। I found his understanding of both national and international problems very profound. He was essentially a nationalist,
So he always looked at the international problems from the Indian side. He believed in India's greatness. He wanted India to be a power in its own right, not depending on the United States or on the Soviet Union. And where he saw India's threat, he was not afraid to speak out, whether it was against America or Russia. I know two instances when he came out very clearly. When the US President Mr. Carter came here, I had met Chaudhry Sahab at that time, and he told me that under no circumstances would he allow the government to sign the full scope safeguards non-proliferation treaty, about which now the Prime Minister is nowadays talking about how the pressure is being applied. The second time was when he was Prime Minister and the elections were being held. The Soviet troops arrived in Afghanistan, and he immediately summoned the Soviet ambassador and very strongly criticized that action and asked our embassies abroad to protest against at all levels. So it was a nationalistic approach. I also remember his 15th August speech on 1979, when from Red Fort, ramparts of the Red Fort, he warned the nation about the Pakistani bomb much before almost anybody else did. मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये बम जो इट इज एम्ड एट अस हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ, सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं हो। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते, बम बनाने की दौर में हम नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको मेरे साथियों इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। लेकिन एक मुद्दा तो ऐसा है जिसमें उनके आलोचक और उनके समर्थक सब एक मत हैं, और वो है उनकी ईमानदारी और उनकी सादगी। One day we were discussing something I don't remember about, and he asked me to stay on for lunch. At the lunch table, it was he himself and his wife and I, and a servant served the food. It was served on a small stainless steel plate. One lentil soup, one vegetable and chapatis and the raw onions. That was all. And he asked his wife when we were about to start eating, he says, why couldn't you get a bigger plate? There's a guest in the house. And his wife replied, well, there is only one big plate in the house. I can give it either to you or to him. Make up your mind. You better get more plates next time. I went to see him, and the memory of what I saw sticks vividly in my mind. Here was number 2 man in the country. He was seated on the floor on a dari with files of the government that he was dealing with on his knees, a glass of lassi lying by his side. There was not a scrap of furniture in the room, no tables, no chairs, nothing. On one wall was a calendar, on the other a large picture of Swami Dayanand Saraswati. He was obviously a staunch Arya Samaji. I had not met another leader of that importance who lived as simply as Chaudhry Charan Singh. टेलीफोन आया मेरे पास कि 100 रुपया चाहिए। क्यों? अगले दिन लखनऊ जाना है और ज़रूरी है लखनऊ जाना, और जहाज़ के पैसे नहीं है। खैर मैंने 100 रुपये भिजवा दिए। अब आप सोचिए, जो आदमी कितने सालों वजीर रहा हो, इतने चीफ मिनिस्टर भी रहा हो, और उसके पास 100 रुपये की दिक्कत पड़ जाए उसको। एक और बताता हूँ आपको। एक दफ़ा मैं इंग्लैंड से वापस आया, मेरी गरीब हालत थी, बहुत उधार लेके गया था, वो तनख्वाह कट जाती थी। मैं दुखी होकर उनके पास पहुंचा लखनऊ। वो उन दिनों मेरा ख्याल है होम मिनिस्टर थे। मैंने कहा, चाहो साहब आप मेरा काम कर दें। ये क्या काम है? मैंने कहा, आप एजुकेशन मिनिस्टर को जानते हैं? कि हाँ जानता हूँ। मैंने कहा, आप उससे कह दें तो मेरी किताब लग जाए, तो उससे कुछ पैसा बन जाए। कहने लगे, स्वरूप सिंह एक बात याद रखो,
मैं किसी को नहीं कहूंगा तुम्हें पैसा बनवाए इसके लिए, और रिश्तेदार के लिए बिल्कुल हरगिज नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम परेशान हो तो मुझे बताओ, मैं उधार ले दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कहूंगा किसी को नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि भाई मैं क्या समझता हूं, हिंदुस्तान के इतिहास में क्या जगह होगी उनकी। देखिए, मुझे कई बातों का डर लगता है, लोगों ने समझा नहीं उनको ठीक तरह से। एक देहात का आदमी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आके बैठ जाए, एक गरीब किसान का लड़का। लोगों ने 100 तरह की बातें कही कि भाई किस तरीके से बैठे कैसे नहीं, लेकिन एक बात भूल गए लोग, जब एक गरीब का लड़का ऊंची जगह पहुंचता है तो गरीबों की क्या कैफियत होती है, आप जरा इसको 2 मिनट के लिए इसका अंदाजा कीजिए। हिंदुस्तान के गांव में यह विचार जाना कि गरीब से गरीब आदमी का लड़का, अगर उसमें लियाकत हो, संघर्ष करने की शक्ति हो और दिलो जान से खिदमत करना चाहता हो गांव वालों की और गरीब आदमियों की, तो वो ऊंची से ऊंची पदवी देश में पा सकता है। इससे जो मोरल बूस्टिंग होती है गरीब आदमियों की, उसका अंदाजा कीजिए आप। Every time he changed a party or changed his allegiance, people used to say that this is the end of Chaudhry Charan Singh. He is dead. And it used to remind me of a well-known Hindi proverb about the Jats. Jat mua to janiye jab barsodi ho jaye. That you can only regard a Jat as dead after his first death anniversary has been celebrated. Now that Chaudhry Charan Singh is no more with us, I have not the slightest doubt that is not only his next death anniversary, but for hundreds of death anniversaries to come, whenever the subject of the peasantry of India comes in discussion, his name will be taken with respect and his memory will remain immortal.